अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर। अब तक आइडिया लैब ने आपके लिए क्या किया है? आइडिया लैब आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडियाज लाया जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपए में कारोबार कैसे शुरू होता है, चीजें कहां से लेते हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुंचाते हैं। इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चैनल पर। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन रुपीज कमाती हैं, वो किस प्रोडक्ट और सर्विस से कमाती हैं और आप उसे स्मॉल स्केल लेवल पर कैसे शुरू कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पैसिव अर्निंग का जरिया कैसे बनती है। स्टॉक्स क्या है, पीएसएक्स क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आपकी गवर्नमेंट आपके पैसे सेफ कैसे रखती है, और इसके अलावा कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले उनकी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ी जाती हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, लेकिन मैंने अपनी जर्नी से जो कुछ सीखा आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप आइडिया लैब के साथ ग्रो कर सकें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बुक बिल्डिंग क्या है और एसईसीपी ने इसके हवाले से किन चेंजेस को अनाउंस किया है और उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, उससे क्या चेंजेस जो हैं वो किस तरीके से इम्पैक्ट करेंगे इन्वेस्टर्स को, पीएसएक्स को। इसके हवाले से आज इंशाअल्लाह ताला हम इस पूरी टॉपिक को कवर करेंगे। तो उससे पहले हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि बुक बिल्डिंग होता क्या है। तो हम ये समझते हैं, तो बुक बिल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई कंपनी जब अपने शेयर्स पहली दफ़ा पब्लिक को बेचने आती है, यानी आईपीओ के जरिए जब फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होती है किसी पब्लिक को, तो उसके शेयर की जो फाइनल प्राइस है इन्वेस्टर की डिमांड पर तय की जाती है। अगर इसको आसान लफ्ज़ों में आपको समझाया जाए तो वो ये होता है कि आपकी जो कंपनी होती है वो एक फ्लोर प्राइस या एक प्राइस रेंज जो है वो अनाउंस करती है। फिर जो इन्वेस्टर्स हैं, जैसे कि बैंक्स हो गए, ब्रोकर्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, ये सब अपनी बिड देते हैं कि वो कितने शेयर्स लेना चाहते हैं और किस प्राइस पर। इन तमाम बिड्स को देखकर जो फाइनल ऑफर है प्राइस की, जो प्राइस है वो तय की जाती है। ये सिस्टम प्राइस डिस्कवरी का बेस्ट तरीका माना जाता है, क्योंकि मार्केट डिसाइड करती है कि कंपनी के शेयर्स की असल कीमत क्या होगी, ना कि कंपनी खुद एक साइड से प्राइस सेट करे। बेसिकली इसमें कंपनी और इन्वेस्टर दोनों इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि फाइनल डिस्क्लोजर जो होता है उस प्राइस का वो उस कंपनी के जो मैनेजर्स हैं, जो उसकी मैनेजमेंट का हिस्सा हैं, वही लोग अनाउंस करते हैं। बट वो पाबंद होते हैं इस बात के ऊपर कि जो चीज़ें जो आपने जो इन्वेस्टर्स ने बिड लगाई हैं वो उसी को उस ऑफर प्राइस के अकॉर्डिंग ही मूव करते हैं। अब एसईसीपी ने इसके हवाले से क्या चेंजेस किए हैं, तो जो पहले सिस्टम था उसे बुक रनर कहा जाता था। उसमें होता क्या था कि एक लीड ब्रोकर या इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो सारी बिडिंग्स को मैनेज कर रहा होता था। अब एसईसीपी ने इसको रिप्लेस करके एक नया कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करा दिया है, जिस कॉन्सेप्ट को अब जो है वो एलिजिबल पार्टिसिपेंट का कॉन्सेप्ट कहा जा रहा है। अब क्या होगा कि ये जो ईपीज हैं ये शामिल हो सकते हैं, इनके थ्रू जो है आप उसके अंदर कह लें कि आईपीओ के अंदर शामिल होंगे। ये कौन कौन हो सकते हैं? ये सिक्योरिटीज के जो ब्रोकर्स हैं, जो पीएसएक्स के मेंबर्स हैं वो होंगे, ये शेड्यूल्ड बैंक्स हो सकते हैं, ये डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, ये म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं। अब जो है अगर इसके हवाले से बात की जाए कि ये सब क्या है, तो अब हर ईपी अपने क्लाइंट के लिए या खुद के लिए सीधा सिस्टम में बिड कर सकता है। बिडिंग डिस्क्लोज्ड यानी कि विजिबल टू मार्केट या अनडिस्क्लोज्ड यानी कि कॉन्फिडेंशियल दोनों हो सकती हैं। ये सब जो है पीएसएक्स और एनसीसीपीएल के डिजिटल इंटीग्रेशन के जरिए होगा। मार्जिन मनी, सेटलमेंट और रिफंड सब कुछ जो है वो ऑटोमेटेड कर दिया गया है। मकसद क्या है इस तमाम चीज़ों का? इसका मकसद ट्रांसपेरेंसी है, फेयरनेस है और आईपीओ के प्रोसेस को फास्ट और इंक्लूसिव बनाना है। तो ये तमाम इसके मकासद हैं। अब ये रिफॉर्म्स क्यों ज़रूरी थी या कि कब से ये रिफॉर्म्स आने वाली हैं? तो ये जो रिफॉर्म्स हैं ये मिड 2025 से जो हैं वो इफ़ेक्टिव होने वाली हैं। एसईसीपी ने जो रिलीज़ किया है जॉइंट बुक प्रोसीजर अपना, वो 5 नवंबर 2025 को अभी अनाउंस किया है, और ये आई थिंक 2026 में जो भी आगे चीज़ें आएंगी उसके हवाले से ये रिफॉर्म्स को इम्प्लाई भी कर देंगे। तो अब अगर हम इसके हवाले से देखें कि रिफॉर्म्स क्यों ज़रूरी हैं, तो ये मार्केट के लिए इसका क्या फ़ायदा होने वाला है। तो सबसे पहले जो प्राइस डिस्कवरी थी अब ज़्यादा फेयर और डिमांड बेस्ड हो जाएगी, यानी कि ये इन्वेस्टर्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएगी रादर देन कंपनी के ऊपर या किसी पर्टिकुलर बैंक या ब्रोकर के जरिए होने पर। अब जो आईपीओज हैं अब वो रियल मार्केट के मुताबिक प्राइस पर लिस्ट हो रहे होंगे, और जो ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस और इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट कर पाएंगे इसके अंदर। लिस्टिंग प्रोसेस जो है वो तेज़ भी होगा और स्मूथ भी हो जाएगा। जो मैनिपुलेशन
रिजेक्शंस के चांसेस थे अब वो कम हो जाएंगे। अब ये तो हो गया कैपिटल मार्केट के हवाले से, और इसके ये मतलब ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी, आईपीओ का प्रोसेस, ये सब चीज़ें आसानी की तरफ मूव कर जाएंगी। लेकिन हमें इन्वेस्टर के एंड से भी देखना है कि इन्वेस्टर को इसका क्या फ़ायदा होगा। तो अब आपको यानी कि जो इन्वेस्टर है वो ज़्यादा आईपीओस तक आसानी से एक्सेस मिल सकता है, यानी आपका जो एक्सेस है वो आपके ब्रोकर के थ्रू भी हो सकता है। ब्रोकर के ज़रिए डायरेक्ट बिडिंग का ऑप्शन आपको अवेलेबल हो जाएगा। यानी पहले तो एक पूरा प्रोसेस होता था ना कि अभी हम लास्टली जब हमने बात की थी आईपीओ के ऊपर कि आईपीओ क्या है, कैसे अनाउंस होता है सब कुछ, तो आपके पास ईमेल आती है या आप उसको सीडीसी के थ्रू चैनलाइज कर रहे होते हैं और वहाँ जाकर आपके पास एक ऑप्शन होता है, उसको एक्टिवेट करते हैं, उसके थ्रू इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। नाउ अब ये है कि आप ब्रोकर के थ्रू भी इसको कर पाएंगे। ब्रोकर के जरिए जो है वो डायरेक्ट बिडिंग का जो ऑप्शन होगा वो आपको अवेलेबल हो सकता है। डिस्क्लोज्ड और अनडिस्क्लोज्ड दोनों बिड जो है वो उसको अनाउंस किया जा सकता है, यानी प्राइवेसी भी मौजूद है। अब डिस्क्लोज्ड और अनडिस्क्लोज्ड का मतलब यही है कि अगर आप चाहते हैं कि वो प्राइस जो है वो डिस्क्लोज रहे तो वो डिस्क्लोज रहेगी, अगर वो अनडिस्क्लोज यानी कि पता ना चले, कंट्रोल ये कह लें कि कॉन्फिडेंशियल रहे, तो फिर उसके हवाले से उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। आईपीओ में हिस्सा लेना और उसको इवेल्युएट करना जो है वो एक किस्म का आसान कर दिया गया है। अब अगर ये बात किया जाए कि जो बुक बिल्डिंग का नया प्रोसेस है इसको अगर हम स्टेप बाय स्टेप देखें कि ये किस तरीके से वर्क करने वाला है, तो सबसे पहले क्या होगा कि कंपनी आईपीओ को अनाउंस करती है, यानी फ्लोर प्राइस और प्राइस रेंज जो है सेट करती है। क्योंकि देखिए हमें नहीं पता ना कि एक कंपनी अगर आ रही है तो उसके फंड्स क्या हैं, वो क्या अपने आप को किस स्टेज पे देखती है। तो सबसे पहले कंपनी को अपने बारे में बताना पड़ता है और वो एक पूरा प्रोसेस है कि जिसके थ्रू कंपनी अपनी इवेल्युएशन करती है, अपने उसको ऑडिटर्स बिठाने पड़ते हैं, उसको एक्सटर्नल ऑडिट करवाने पड़ते हैं, बहुत सारे प्रोसेस से गुजर के वो आपको एक जो फ्लोर प्राइस है वो आपको अनाउंस करती है। फिर आ जाता है एलिजिबल पार्टिसिपेंट्स का अब प्रोसेस, सिस्टम में ये एंटर करते हैं, यानी कि ये जो है ब्रोकर हो गए, बैंक हो गए, डीएफआईज हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, ये जो है वो बुक बिल्डिंग के अंदर जो है अब इनका मेन रोल होने वाला है। और बिडिंग फेज जो है इनके थ्रू अब स्टार्ट होगा। ईपीज जो है वो बिड प्लेस करते जाएंगे, यानी क्वांटिटी और प्राइस, कि हमें इतनी क्वांटिटी पर इस प्राइस पर इतनी नंबर ऑफ क्वांटिटी चाहिए। तो ये ब्रोकर्स, बैंक, ये सारे आपके बेसिस पे इन चीज़ों को करेंगे। अब फिर चौथा जो स्टेज आ जाएगा वो क्या होगा कि वो इस चीज़ को सिलेक्ट करेंगे कि वो इस पूरे प्रोसेस को डिस्क्लोज करना चाहते हैं या अनडिस्क्लोज करना चाहते हैं। डिस्क्लोज मतलब कि जो विजिबल इन बुक, यानी कि बुक के अंदर वो विजिबल रहेगा। अनडिस्क्लोज यानी कि वो उसको हिडन रखना चाहते हैं कि उन्होंने क्या प्राइस ऑफर की है। फिर बात आ जाती है डिमांड को एनालाइज करने की, कि सिस्टम जो है वो डिमांड एनालाइज करता है और फाइनल ऑफर जो है वो प्राइस डिसाइड होती है। देन उसके बाद अलॉटमेंट एंड सेटलमेंट, यानी कि एनसीसीपीएल के जरिए जो ऑटोमेटिकली प्रोसेस होता था वो उसी तरीके से हो जाएगा। फिर आईपीओ के बाद जो शेयर्स हैं वो पीएसएक्स पर ट्रेड होना शुरू हो जाते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इसके अंदर जो टेक्निकल फीचर्स हैं नए सिस्टम के अंदर वो किस तरीके के हैं। एक तो हो गया ईपी का कॉन्सेप्ट, यानी कि एलिजिबल पार्टिसिपेंट्स का कॉन्सेप्ट। अब सिर्फ एक बुक रनर नहीं होगा बल्कि मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स होंगे। पहले सिर्फ एक था, अब मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स शामिल हैं इसके अंदर। बिड टाइप जो है वो डिस्क्लोज एंड अनडिस्क्लोज्ड है, यानी इन्वेस्टर की चॉइस पर डिपेंड कर गया है ये सब कुछ। ऑटोमेशन हो गया है, यानी कि बेसिकली पीएसएक्स एंड एनसीसीपीएल की जो इंटीग्रेशन है वो इसके अंदर शामिल हो गई है। जो मार्जिन मनी और रिफंड है वो भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा, यानी पहले इसके अंदर टाइम लगता था, अब वो चीज़ें उस तरीके से नहीं होंगी। क्लाइंट की जो ऑन बोर्डिंग है, यानी ब्रोकर्स और बैंक्स को जो क्लाइंट्स KYC अपनी सबमिट कराते थे और रजिस्ट्रेशन जो थी वो भी एक किस्म की आसान हो जाएगी इसके हवाले से। और नो डाउट इसमें तो ऑब्वियसली कि जो ट्रांसपेरेंसी का प्रोसेस है कि हर बिड सिस्टम में डायरेक्टली रजिस्टर हो रही होगी, और क्योंकि ये डिजिटल प्रोसेस होगा तो ये सब चीज़ें रिकॉर्ड में मैनेज करना आसान हो जाती हैं। अब अगर हम ये देखें कि इन्वेस्टर्स के हवाले से कि इसमें प्रैक्टिकल टिप्स क्या हो सकती हैं पार्टिसिपेशन से पहले, तो अगर उसको देखा जाए तो जो प्रोस्पेक्टस है उसे ज़रूर पढ़ें। फ्लोर प्राइस जो कंपनी ने प्रोस्पेक्टस दिया हुआ होता है, फ्लोर प्राइस को देखें, टोटल शेयर्स को देखें, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को समझें, कंपनी के बिजनेस को समझें, उसके फंडामेंटल्स को समझें, उसके पिछले कुछ सालों के अंदर देखें कि उसके मैनेजमेंट में कौन है, क्या कर रहे हैं वो लोग। इस तरीके की जितनी नॉलेज आपको अवेलेबल होती है उन सब चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी होता है। देन फिर आप देखें कि डिमांड को देखें, या आप ये देखें कि क्या ज़्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन है या लो इंटरेस्ट है, यानी लोग उसके बारे में क्या इंक्लाइन शो कर रहे हैं अपना। फिर आप जो है उसको लिस्टेड कंपनीज का जो P/E रेशियो है उससे मैच करें, क्योंकि ऑब्वियसली वो किसी एक सेक्टर में आ रही होगी ना, तो आपने उस सेक्टर में भी उस सेक्टर का P/E से भी आप उसको मैच कर सकते हैं। देन आप पर्टिकुलर कंपनी जो सेक्टर में अच्छा परफॉर्म करती है उसके साथ भी उसको जो है मैच करके अपने लिए एक डिसीजन मेक करवा सकते हैं। जो बिडिंग के दौरान का
प्रोसेस है, आपने रियलिस्टिक बिड लगाएं, ज़्यादा इन्फ्लेटेड प्राइस पर ओवर बिड ना करें। यानी अगर किसी ने प्राइस अप साइड पर जा रही है और आपको लगता है कि ये इस कंपनी की असल वैल्यूएशन नहीं हो सकती, तो आप उस पर बिड फिर ना करें, क्योंकि ऑब्वियसली जब उसने नॉर्मल डे ट्रेडिंग पे आना है तो फिर वो आपको लॉस दे सकती है। और बुक बिल्डिंग, जो बुक बिल्ड हो रही है रिपोर्ट, उसको मॉनिटर करें, डिमांड ट्रेंड जो है उसको समझने की कोशिश करें। फिर एलोकेशन के बाद की अगर बातें हम करें कि एलोकेशन जब हो गई है उस वक्त क्या करना है। फिर अगर शेयर्स मिल जाएं तो डिसाइड करें कि लिस्टिंग डे पर आपने सेल करना है या होल्ड करके रखने हैं। अगर आपने अलॉटमेंट ना मिली तो फिर आप मार्केट में जो है फॉर्मो से जो है ना बेसिकली बचें, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट का जो फिनोमिना है उससे अपने आप को बचा कर रखें। और स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है अब इस दौरान में, तो स्ट्रैटेजी ऑब्वियसली यही है कि आपको आईपीओ इन्वेस्टिंग जो है वो हाई रिस्क होता है, इसमें कोई शक नहीं है। आपको डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर सिर्फ फेयर प्रोसेस होने का मतलब ये नहीं होता कि आईपीओ जो है वो प्रॉफिटेबल होगा। आपको उस कंपनी के बारे में मालूमात, उसके फंडामेंटल्स, उसकी बिजनेस आउटलुक, उसके सेक्टर के अंदर उसकी परफॉर्मेंस, इन तमाम चीज़ों को देखना होगा। तो ये एक कह लें कि एक काइंड ऑफ अ रिफॉर्म है कि इसको मज़ीद डिजिटलाइज कर दिया गया, इस प्रोसेस को स्मूथ कर दिया गया है। जो एक टाइम ड्यूरेशन था इसके अंदर उसको कम कर दिया गया है। और अगर हम ये बात करें कि पाकिस्तान के आईपीओ मार्केट पर असर क्या आता है, जो आईपीओज आते हैं, तो आईपीओ की जो एक्टिविटी है इंक्रीज होने की उम्मीद है। यानी कि खासकर अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, फिनटेक की या सर्विसेज सेक्टर में, तो यहाँ हो सकता है कि फर्दर आपको मजीद आईपीओज का जो कह लें कि नंबर है वो इंक्रीज़ होता नज़र आए। इसी तरह जो इन्वेस्टर बेस्ड कह लें कि यानी कि जो रिटेल और इंस्टीट्यूशनल दोनों के लिए जो है ना इक्वल मौका होता है जब वो कह लें कि इन्वेस्टर बेस्ड सिस्टम के अंदर वर्क हो रहा होता है सारा कुछ। और अगर हम ये बात करें कि जो SECP और PSX है उसकी मॉनिटरिंग जो है वो ऑब्वियसली इस तमाम प्रोसेस को जो ट्रांसपेरेंट और इसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है आईपीओ का वो बढ़ा रही है। मार्केट की जो लिक्विडिटी है इसके थ्रू इंप्रूव हो जाएगी और जो नए स्टार्टअप्स हैं उनके लिए जो लिस्टिंग है वो मोटिवेट हो रही है यहाँ पर। लेकिन इन्वेस्टर्स को अब भी वैल्यूएशन, फंडामेंटल समझ कर डिसीजन लेना होगा। मैं बार बार यही बात कहूँगी, क्योंकि देखें एक रिफॉर्म आने का मतलब ये नहीं है कि आईपीओ जो आएंगे वो बहुत अच्छे होंगे। आपको देखना पड़ेगा कि आईपीओ अच्छा है या नहीं, वो प्रोसेस आपका सिमिलर ही रहेगा। तो अगर हम इन तमाम चीज़ों को जो नई आई हैं, जो रिफॉर्म आई है, उसको समराइज करें तो वो क्या है कि आईपीओ की जो प्राइस डिस्कवरी का मेथड है उसको बेसिकली डिजिटलाइज मैकेनिज्म में ले आया गया है। अब ये क्यों किया गया? ताकि ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाए, फेयर पार्टिसिपेशन हो, एफिशिएंसी बढ़ जाए। और इसमें किन चीज़ों को शामिल किया गया है? तो इसमें इश्यूअर कंपनीज यानी कि जैसे कि ब्रोकर्स, बैंक्स, DFIs, म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टर्स, इन सब लोगों को अब शामिल कर लिया गया डायरेक्टली, और मतलब इन्वेस्टर्स ऑब्वियसली थ्रू दिस प्रोसेस। और अगर की फीचर्स की बात करें तो अब इसमें 2 ऑप्शन, डिस्क्लोज्ड और अनडिस्क्लोज्ड जो बिड है उस ऑप्शन को डाला गया है, ऑटोमेशन के प्रोसेस को डाला गया है, वाइडर एक्सेस को डाला गया है, इन्वेस्टर की एडवाइस को अगर यहाँ देखा जाए कि क्या इन्वेस्टर्स के लिए हम एक्शन होना चाहिए इन्वेस्टर का, तो उसको ऑब्वियसली किसी भी आईपीओ की सबसे पहले प्रोस्पेक्टस को पढ़ना चाहिए, उसकी वैल्यूएशन मैट्रिक्स को देखना चाहिए, उसकी रेशोज़ को देखना चाहिए, और फिर उसकी डाइवर्सिफाई जो कह लें ऑप्शन है उसको मेनटेन करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो के हवाले से। और मार्केट इम्पैक्ट यही है कि ज़्यादा आईपीओस जो होते हैं जब आते हैं तो बेटर प्राइसिंग होती है, और ऑब्वियसली उसके साथ साथ जो एफिशिएंट सेटलमेंट है वो भी जारी रहती है। अब अगर फाइनल थॉट प्रोसेस यहाँ पे शेयर किया जाए तो ये है कि जो SECP का 2025 का बुक बिल्डिंग मैकेनिज्म है वो रिफॉर्म हो गया है पाकिस्तान में, ताकि जो कैपिटल मार्केट्स हैं उनके लिए एक लैंडस्केप स्टेप समझा जा रहा है इसको। और अब ये सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो गया है, इंक्लूसिव हो गया है, एफिशिएंट हो गया है। बेहतर सिस्टम आपको ये मौका देता है कि जब आप एज एन इन्वेस्टर अपनी समझदारी के थ्रू उसमें इन्वेस्ट करें। लेकिन देखें कभी भी इसमें जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं होती है। एट द एंड ऑफ द डे उसने आपके पास, अगर आपको आईपीओस की समझ नहीं है, अगर आपको नहीं लगता कि मुझे इस बिज़नेस की समझ नहीं आ रही, इसकी चीज़ें इतनी ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं है, तो वेट करें, उसको सेकेंडरी ट्रेडिंग में आने दें। जब वो सेकेंडरी ट्रेडिंग में है और उस बिज़नेस से अगर आगे चल के बढ़ना ही है तो फिर आप एक सेफ ऑप्शन में जाकर, अगर आप एक बिगिनर हैं तो बाद में
में उसको एज अ सेकेंडरी ट्रेडर उसको बाय कर लें और फिर उसको होल्ड कर लें। और अगर आपको नहीं समझ आता तो आप अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करें और उससे एग्जिट कर जाएं। तो ये चीज़ें होती हैं जो आप ओवर द टाइम पीरियड इस मार्केट में सीखते हैं। और पाकिस्तान में या कहीं भी दुनिया भर में जब भी स्टॉक्स के हवाले से लोग काम करते हैं तो डिफरेंट किस्म की मार्केट्स होती हैं। बुलिश मार्केट हो गई, बियरिश मार्केट हो गई, साइडवेज हो गई। सो और उसके साथ साथ जो मैक्रो इन्फ्लुएंस होता है, हर मैक्रो इन्फ्लुएंस अलग तरीके से एक्ट कर रहा होता है उसके ऊपर। तो हर सिचुएशन के अंदर जो है अपने आप को सबसे पहले तो पैनिक सेलिंग से बचाएं, फंडामेंटल कंपनीज पे मूव करें। पाकिस्तान में सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये होता है कि आपके पास शरिया बेस्ड स्टॉक्स मौजूद हैं, आपके पास इंडेक्स फंडिंग के ऑप्शंस मौजूद हैं। तो उसके अंदर अपनी पोर्टफोलियो की मेजर स्टेक को रखें ताकि आप जो है एट वर्स्ट सिचुएशन भी जो है वो सेफ रहें और आगे चल के उससे प्रॉफिट टेकिंग कर सकें। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने चैनल को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर एक अच्छी वीडियो के साथ हाजिर होंगी। आज के लिए मैं लेती हूँ अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।